वेलकम वंस अगेन। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जिसका नाम है केमिस्ट्री धाम और अपन सब पढ़ रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली अभी जो चल रहा है वो चल रहा है कक्षा 12 में, चैप्टर नंबर है 3rd, वो चल रहा है। लेकिन अपन इसका विस्तार कर रहे हैं नीट, आईआईटी और जेई लेवल तक को अपन इसको आगे तक लेके जा रहे हैं। तो पढ़ते रहिए, बने रहिए आप केमिस्ट्री धाम के साथ में। और करते हैं आज शुरू। आज है अपना लेक्चर नंबर 6। मैं फिर कहूंगा आपको, एक बार फिर से दोहरान करूंगा इस चीज का कि आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हो या जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, आप लेक्चर फर्स्ट से शुरू करें। ये एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं सारे के सारे लेक्चर, इसलिए फर्स्ट के बाद में सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इस प्रकार से। तो अब तक 5 लेक्चर हो चुके हैं और आज अपन शुरू करें 6ठा लेक्चर। तो शुरू कर रहे हैं अपन। देखिए, 5वें लेक्चर में अपन ने पढ़ा था फैराडे का प्रथम नियम। फैराडे का प्रथम नियम क्या था, वो ही चल रहा था और उसके चलते चलते मैंने कहा था कि अब इसका डिसेक्शन करना है, ये बाकी है। तो आज के अपने लेक्चर में 2 चीजें महत्वपूर्ण होने वाली हैं। पहली चीज फैराडे के फर्स्ट नियम का डिसेक्शन, ठीक है, और दूसरी चीज रहेगी अपनी फैराडे का द्वितीय नियम, सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। तो दोनों के दोनों नियम इलेक्ट्रोलाइसिस के हैं। तो पहले नियम से ही मैं उठाता हूं। अब यहां देखिएगा, फैराडे के फर्स्ट नियम का डिसेक्शन क्यों जरूरी है। वो इसलिए कि जितने भी प्रकार के न्यूमेरिकल्स होते हैं वो सारे के सारे उसी से आने हैं, और सारे के जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो उसमें एक ही फॉर्मूले से अलग अलग टाइप के जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे उनमें अपन उस फॉर्मूले को कन्वर्ट करते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपन। तो फैराडे का पहला नियम देखिए साहब क्या है। फैराडे का पहला नियम ये कहता है, 5वां लेक्चर अपना ये कहता है कि इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित चार्ज या विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। ये फैराडे का पहला नियम साहब अपन ने पढ़ा था। W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या था, Q था, और इससे फिर अपन ने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट Z लगा लिया था। Z का यहां पर फिर अपन ने क्या किया था भाई, Z क्या है, तो अपन ने ये लिखा था भाई कि यहां क्या रहेगा, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इक्वल्स टू Z इंटू Q। अब मैं Q को लूं, यदि Q इक्वल्स टू 1 कूलाम कर दूं तो W बराबर क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। इसका मतलब ये चीज महत्वपूर्ण है, विशेष ध्यान दें। 1 कूलाम चार्ज फ्लो कराऊंगा, यदि 1 कूलाम चार्ज फ्लो कराऊंगा तो जो पदार्थ इलेक्ट्रोड पर जमा होगा उस पदार्थ की मात्रा ही क्या कहलाती है, Z, जिसे अपन क्या कह रहे हैं, केमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट, ठीक है, रासायनिक तुल्यांक। Z है रासायनिक तुल्यांक। ये किसके बराबर होगा, W के। कब होगा, जब अपन चार्ज का मान कितना रखें, 1 कूलाम, उस स्थिति। ये यहां तक आपने पढ़ लिया था। मैं क्या कह रहा हूं, ये 1 कूलाम की कहानी ध्यान रखें, ये आपके काम में आएगी, इसलिए 1 कूलाम चार्ज की कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है, पहली चीज। यहां पर सेकंड लेते हैं अपन, इसको बढ़ाते हैं आगे। अब मैंने सेकंड आपको ये कहा था जिसका अपने को डिसेक्शन करना है। मैंने ये कहा कि भाई जेड जो है, जेड बराबर अपन ने किसकी बात करी थी कि भाई मोलिकुलर वेट अपॉन फैराडे, जिसकी वैल्यू 96,500 है, इनटू वैलेंसी फैक्टर, ठीक है, या एन फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर मैंने समझाया हुआ आपको, बिल्कुल। तो वैलेंसी फैक्टर रखें या एन फैक्टर, दोनों में से कोई भी रख दे, एक ही बात है। ये जेड की वैल्यू यहां पर होती है। क्लियर होगी बात। तो अब मैं इसकी वैल्यू को यहां रखता हूं, क्यू का अपने को पता है, क्यू बराबर क्या होता है भाई, आई टी। तो इससे वाले समीकरण को मैं यहां लिख रहा हूं, डब्ल्यू बराबर जेड आई टी, और डब्ल्यू का मान अपन रखें ये अणुभार बटे 96,500 ऊपर आई इंटू टी और नीचे वैलेंसी फैक्टर। ये लो साहब, इससे आ जाएगा अपना W, ग्राम में मात्रा आ जाएगी, जो भी अपनी वैल्यू रहेगी, जितना भी डिपॉजिट होना है वो। फिर ये रह गया अपना सेकंड। तो पहला तो देखिए अपना ये सूत्र रहा, दूसरा अपना है ये। तो मुख्य तो मैं इसी से शुरू कर रहा हूं, 1 नंबर समीकरण। सेकंड नंबर आता है ये 2 नंबर इक्वेशन। तो पहले वाले में आपको Z निकालना होता है, I का मान देता है, T का मान देता है, Z अपन निकाल लेते हैं। Z निकालने का मैंने ये बता दिया। अब मैं इसका डिसेक्शन करने वाला हूं। इसका डिसेक्शन मैं आपको समझाने वाला हूं कि ये आया कैसे। क्लियर हो रही है बात, ये आया कैसे। तो इसको मैं समझाऊं, इससे पहले इसका थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, जहां तक मैंने वो लेक्चर खत्म किया था। W MW को इधर लो, W के नीचे बराबर क्या हो गया, IT 96500 इंटू VF, वैलेंस फैक्टर हो गया। ये क्या है,
ग्रामों में मात्रा बटे अणुभार, जिसे अपन क्या कहते हैं, मोल। तो ये क्या हो गया, मोल। मोल बराबर क्या हो गया, IT इंटू 96,500 यानी फैराडे इंटू वैलेंसी फैक्टर। ये हो गया साहब अपना थर्ड समीकरण। देखिए मैं एक से ही शुरू कर रहा हूं, एक से मैं तीसरे तक तो पहुंच गया। लीजिए मैं अब इसको और आगे बढ़ाने वाला हूं। अब आपने तुल्यांकी भार नाम सुना होगा। तुल्यांकी भार क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट। क्या होता है भाई, इक्विवेलेंट वेट होता है मोलिकुलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर। ये है ना, अणु भार बट्टे संयोजकता या अणु भार बट्टे वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर। क्लियर होगी बात। तो यहां देखो, अब आप इसी समीकरण को देखो, समीकरण नंबर 2 को, मोलिकुलर वेट दिख रहा है आपको बटे वैलेंसी फैक्टर। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोन में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट होगा कि नहीं होगा। तो ये वाला दूसरा समीकरण देखिए क्या बनने जा रहा है, W इक्वल्स टू मोलिकुलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, क्या बन गया, इक्विवेलेंट वेट बन गया ना। तुल्यांकी भार यदि दिया हो तो मैं सीधा E लिख देता हूं इसको, EIT अपॉन 96,500, जिसे अपन क्या कह रहे हैं, 1 फैराडे, यानी W इक्वल्स टू EIT अपॉन F। ये लीजिए साहब, ये अपना हो गया चौथा इक्वेशन। किससे शुरू किया था मैंने, एक समीकरण से शुरू किया था, और एक समीकरण को मैंने कितने टाइप में लिख दिया, 4 टाइप में। इसके अलावा आपको चौथे टाइप का आपको न्यूमेरिकल ही नहीं मिल रहा है। क्लियर हो रही है बात। यहां लीजिए, इसका डिस्कशन करेंगे, बने रहिए आप अपने साथ में। यहां पर W बराबर EIT अपॉन F आ गया। क्लियर हो रही है बात। अब मैं इसको एक कदम और आगे लेके चलता हूं आपको, और मैं लेके चलूंगा मोल और वैलेंसी फैक्टर में रिलेशन क्या रहेगा, यानी N और VF में क्या संबंध है। क्लियर है बात। तो यहां देखिए, N और VF में जो रिलेशन निकालने जा रहा हूं, आप जान रहे हो, नंबर ऑफ मोल्स मान लीजिए A के, A भाई कैटायन एनायन ये मान लिया अपन ने, जैसे इसको मान लिया कैटायन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स एनायन, ये ना भाई, एनायन के मोल कैटायन के मोल। मैं ये क्या कर रहा हूं, मोल क्या है, वैलेंसी फैक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या रहेगा, यहां इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो वैलेंसी फैक्टर ऑफ ए एनायन और वैलेंसी फैक्टर ऑफ कैटायन। ये लीजिए, बहुत 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 ज्यादा महत्वपूर्ण है ये IIT और JEE के लिए। तो ये मान लो अपने को हर एक न्यूमेरिकल शुरू ही यहीं से करना है। एक का मोल आ जाएगा तो दूसरे का मोल अपन तुरंत ही निकाल लेंगे। तो मैंने यहां से निकाला समीकरण 3 को। समीकरण 3 क्या कह रहा है, मोल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वैलेंसी फैक्टर के, या जिसे अपन एन फैक्टर कह रहे हैं। तो अपन ने क्या किया, कैटायन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना, कैटायन के वैलेंसी फैक्टर के, एनायन वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। ये लीजिए साहब, ये पांचवें से छठा समीकरण में आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि इन समीकरण के अलावा आपको नीड ही नहीं पड़ेगी कि अन्य कोई समीकरण आपको जरूरत पड़ जाए। तो यहां पर अपन देखेंगे न्यूमेरिकल्स भी, लेकिन ये 5 जो है फटाफट नोट कर लीजिएगा आप, तय मानिए कि इसके अलावा और कोई न्यूमेरिकल्स होना नहीं है। अब जिसके डिसेक्शन की मैं चर्चा कर रहा था वो है ये, मैं कह रहा था Z बराबर MW बटे 96,500 इंटू VF आया कैसे, Z का मान ऐसे निकाला ना, तो देखो कैसे आया है, नोट कर लिया होगा आई थिंक। तो ये नोट कर लिया हो तो बढ़ते हैं अपन आगे और इसका डिसेक्शन करते हैं। तो जो मैंने 5 फॉर्मूले बताए हैं उन्हें विशेष ध्यान से रखना आपको। देखो इसे मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाता हूं। मान लीजिए NaCl लिया है, ठीक है, NaCl मोल्टन फॉर्म में था। अब मोल्टन फॉर्म में रहेगा तो कैथोड पे कौन जाएगा, कैटायन, यानी कैथोड के ऊपर डिपॉजिट कौन होगा, आपको तो पता ही है, धातु कहां जाएंगे, कैथोड पे जाएंगे। तो कैथोड पे कौन जाएगा, कैटायन, और कैटायन कौन है भाई, Na पॉजिटिव है। तो Na पॉजिटिव देखिए क्या करेगा, Na पॉजिटिव 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और Na में कन्वर्ट हो जाएगा। तो Na के कितने मोल बने, 1, ठीक है। अब इसको अपन कैसे लिखेंगे भाई, 1 मोल, जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के फ्लो से कितना सोडियम जमा हुआ, 1 मोल। क्लियर है भाई बात, कितना जमा हो रहा है, 1 मोल। 1 मोल इलेक्ट्रॉन के फ्लो से कितना जमा हो रहा है, 1 मोल।
अब एक मोल की मैं बात करूं तो कितना चार्ज हो गया, 96,500 कूलाम। एक मोल में कितना हुआ, 96,500 कूलाम चार्ज के फ्लो से कितना जमा हो रहा है, ये 1 मोल। यही बात है भाई, 1 मोल सोडियम जमा हो रहा है ना, और 1 मोल सोडियम में कितने ग्राम होंगे, मोल मैंने निकालना बताया है लेक्चर 5 में ही। जितनी उसकी मात्रा लें, जितना उसका परमाणु भार होता है उतनी उसकी मात्रा ले लें तो 1 मोल हो जाएगा। इसका कितना भार होता है, परमाणु भार 23। तो क्या हो गया भाई, 1 मोल में कितने ग्राम हो गए इसके, 23। तो यहां देखिए 96,500 कूलाम चार्ज फ्लो कराने पर कितना प्राप्त होता है, 23 ग्राम प्राप्त होता है 96,500 पर। अब मैं क्या कह रहा हूं, W बराबर Z कब होगा भाई, W बराबर जेड क्यू निकाला था ना आपने, Q बराबर फिर ZIT लिखा था अपन ने, तो W इंटू डब्ल्यू बराबर ZQ। अब मैं क्या कह रहा हूं, जो मात्रा है वह Z के बराबर कब होगी, जब Q का मान कितना करें, 1 कूलाम। क्लियर है बात, इसका मतलब मैं 96,500 कूलाम पर 23 है, तो 1 कूलाम पर कितना होगा भाई, 23 ग्राम बटे 96,500। और ये किसका मान है, ये मान है Z का। क्लियर हो रही है बात, ये मान किसका आ रहा है, Z का आ रहा है, यानी Z बराबर अणु भार देखो ऊपर आ रहा है, नीचे 96,500। अब वैलेंसी फैक्टर की ओर कहानी निपटा देते हैं। यहां कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे थे, 1 हो रहा था, यहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं 1, तो अपने आप ही भाई सवता 1 ही है यहां पर, ठीक है ना। अब यहां इसी को मैं दूसरे में लूं, जैसे मान लिया अपन ने, इसी की कहानी में चेंज करता हूं, यहां ले लेते हैं, मैं 2 इलेक्ट्रॉन वाली कोई प्रजाति ले लेते हैं, Mg2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, Mg में कन्वर्ट हो गया, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के फ्लो से, अब यहां इलेक्ट्रॉन कितने फ्लो हो रहे हैं, 2 मोल फ्लो होकर के कितने मोल बनाएंगे, 1। ध्यान दें, तो यहां कितना फ्लो है, 2 मोल, और कितना बना रहे हैं, 1 मोल मैग्नीशियम। एल्यूमिनियम लेते तो कितना आता, 3 इलेक्ट्रॉन, तो क्या लिखते हैं यहां पर, 3 मोल। क्लियर हो रही है ना बात, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन के फ्लो से क्या हो रहा है, 1 मोल मैग्नीशियम बन रहा है, तो 2 गुणा 96,500, भाई 2 मोल में कितना चार्ज हो गया, 2 गुणा 1 मोल में 96,500 होता है, तो 2 में क्या हो गया, 2 इंटू 96,500 कूलाम चार्ज के फ्लो से कितना हो रहा है, सो मैग्नीशियम का कितना होता है, 24, तो ये लो साहब 24 ग्राम। तो 2 गुणा 96,500 हो गया, यहां पर यहां कितना आ गया, 24 ग्राम। अब लो, अब 2 गुणा 96,500 गुलाम पर कितना आया, 24, तो 1 गुलाम बताओ कितना होगा, 24 इंटू 24 अपॉन 2 गुणा 96,500। अब बोलो ये 2 आया कि नहीं आया, तो ये तो रह गया मोलिकुलर वेट, ये हो गया फेराडे, और ये हो गया वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर। बोलिए हुआ कि नहीं हुआ, सिद्ध कर दिया ना, बिल्कुल सिद्ध। तो ये रहा अपना जेड की कहानी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि एल्यूमिनियम का आप एग्जांपल लें, एल्यूमिनियम है तो 3 इलेक्ट्रॉन एक्वायर करेगा और फिर रिड्यूस होगा, तो यहां कितना रहेगा, 3 इंटू 96,500 गुलाम जो है वो एल्यूमिनियम के 1 मोल को रिड्यूस करेगा। ये रहा ना बात। तो यहां पर जो भाग लगेगा वो कितने का लगेगा, 3 गुणा 96,500, यानी वैलेंस फैक्टर अब कितना, 3 हो गया। क्लियर है बात। तो ये तो रहा साहब अपना फैराडे का पहला नियम। अब लीजिए अपन शुरू करते हैं, इनके न्यूमेरिकल्स भी अपने को करने हैं, लेकिन न्यूमेरिकल से पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा फैराडे का द्वितीय नियम। बहुत सरल, बहुत सिंपल नियम है, कहीं ज्यादा समस्या नहीं है, पहले नियम का ही मिलता जुलता रूप है, लेकिन फर्क यह है कि वह एक से अधिक सेल को सीरीज मैनर में जोड़ने के पश्चात दिया गया नियम है। तो फैराडे का सेकंड लॉ देखते हैं अपन पढ़ रहे हैं यहां पर लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, और इलेक्ट्रोलाइसिस में पहला नियम अपन पढ़ लिया है, सेकंड पढ़ रहे हैं अपन सेकंड लॉ ऑफ फैराडे, सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। देखिए किसके लिए दिया गया है। पहली चीज यह एक से अधिक सेल के लिए दिया गया है, और वो सेल एक दूसरे से किस क्रम में जुड़े होंगे, सीरीज मैनर में, श्रेणी क्रम में। अब देखो श्रेणी क्रम तो आपने खूब पढ़ा है, ये लो साहब खूब पढ़ा है अपन ने इसको, जो अपन प्रतिरोध अपन कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से सीरीज क्रम में।
अब यहां पर देखिएगा, इसी से मैं समझाऊंगा आपको, इसको आगे बढ़ाएगा। ये पॉजिटिव और नेगेटिव, तो जो विद्युत धारा है वो सभी में क्या है, एक समान रहती है। सीरीज मैनर में क्या अलग रहता है, समान क्या रहती है, विद्युत धारा सब में समान रहती है, यानी आई का मान क्या रहेगा, सब में इक्वल रहेगा। और समय एक साथ ही चल रहा है तो समय भी सब में क्या रहेगा, समान रहेगा। क्लियर हो रही है बात है। अब मैं इसी रूप में मैं क्या जोड़ने वाला हूं, एक से अधिक सेल को जोड़ने वाला हूं, और सेल को जोड़ करके अपन तय करेंगे इसकी कहानी कि ये कहता क्या है। तो लीजिए अपन ले लेते हैं कोई भी सेल ले लेते हैं, जैसे ये लो सर, 2 सेल ले लिए अपन ने। क्लियर है बात, 2 लो, 3 लो, 4 लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये साहब इसका एक इलेक्ट्रोड, ये दूसरा इलेक्ट्रोड, ये इसका एक इलेक्ट्रोड, ये दूसरा इलेक्ट्रोड। चलिए आप कह रहे हैं तीसरा और ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 इलेक्ट्रोड, 3 सेल हो गए। इन तीनों सेलों को आपको जोड़ना है किसमें, सीरीज मैनर में। ये लो, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ दिया सीधा इस प्रकार से। अब ये जो बचे हुए हैं इनको जोड़ दीजिए इस प्रकार से। क्लियर है बात। ये पॉजिटिव, तो ये तो हो गया एनोड, और ये हो गया कैथोड। फिर ये एनोड, ये कैथोड, ये एनोड, और ये कैथोड। क्लियर हो गई बात, सबको जोड़ दिया। अब यहां क्या कह रहा है, ये सेकंड लॉ बता रहा हूं मैं यहां पर। मान लीजिए सेकंड के अनुसार अपन ने ये 3 जो सेल बनाए हैं, इन 3 सेलों में अपन ने यहां लिया, सपोज कीजिए यहां कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है, यहां AgNO3 का ले लिया, और यहां पर अपन जैसे हाइड्रोजन सेल बनाते हैं, तो हाइड्रोजन सेल छोड़िए, अपन ने ZnSO4 ले लीजिए। मान लीजिए अपन ने 3 अलग अलग प्रकार के सॉल्यूशन यहां पर ले लिए हैं, 3 अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट हैं। इन तीनों अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर अपन विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो विद्युत धारा सबकी सीरीज क्रम में है, तो सब में एक समान बहेगी। अब यहां पर मान लीजिए जो पदार्थ जमा होगा वो मान लो WA है, यहां WB, यहां WC, यहां WD, यहां WE और यहां WF। सपोज कर लिए, ऐसा कर लिया मैंने। ध्यान दें, यहां पर मैं क्या कह रहा हूं आपको, मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रोडों पर जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा मैंने लिखी है इस पर WA, WB, WC, WD, WE, WF। ये जमा होगी भाई, जैसे इसमें विद्युत धारा फ्लो होगी, यहां जमा होना शुरू हो जाएगा, जो भी जमा होगा हो जाएगा। अपन उसकी बात ही नहीं कर रहे क्या जमा होगा क्या नहीं होगा, इसकी बात कौन करता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज करती है, जो मैं आपको पढ़ा दिए। तो आपको पता है किस पे क्या जमा होना है। तो यहां पर अब देखेंगे, जो यहां क्या कह रहा है, WA, WB, WC, WD, WE और WF, कितना भी कर लो, कितना ही लंबे जोड़ लो सेल, सबका मैंने क्या ले लिया, अनुपात ले लिया। फैराडे का द्वितीय नियम क्या कहता है, यदि एक से अधिक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक दूसरे के श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो सब में एक समान विद्युत धारा बहती है, और उनके इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित होने वाली या मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा, ये है मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा का अनुपात किसके बराबर होगा, उसके संबंधित तुल्यांकी भारों के बराबर होता है। तुल्यांकी भारों के अनुपात के बराबर होता है, यानी WA वह किसके बराबर रहेगा, EA के। इसका तुल्यांकी भार कितना है, अनुपात, अभी ये किसके रहेगा, EB अनुपात EC अनुपात ED अनुपात EE अनुपात EF। क्लियर हो गई बात। यहां फिर से देखिएगा, एक बार फिर से देखिए, यहां पर सेकंड लॉ ऑफ फैराडे ये कहता है कि यदि एक से अधिक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक दूसरे के श्रेणी क्रम में जोड़ दिए जाएं और उनमें विद्युत धारा प्रवाहित करवाई जाए, तो सब में जाहिर सी बात है एक समान विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो एक से अधिक सेल को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक समान विद्युत धारा एक निश्चित समय तक दी जाए, तो उनके इलेक्ट्रोडों पर जमा होने वाले, निक्षेपित होने वाले या मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्राओं का अनुपात उन संबंधित इलेक्ट्रोडों पर जो निक्षेपित पदार्थ है उसके तुल्यांकी भारों के अनुपात के बराबर होता है। क्लियर होगी बात। तो मैंने यहां लिखा ये अनुपात में, और ये इनके तुल्यांकी भार, यहां E क्या है, तुल्यांकी भार है। अब मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लेके आता हूं और मैं केवल रख लेता हूं 2 सेल, ताकि हमें ज्यादा कंफ्यूजन ही ना हो।
हम केवल रख रहे हैं 2 सेल, और इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा भी अब अपन हम कम करने वाले हैं। तो ये लीजिए साहब, यहां 2 सेल रखे अपन ने, और इसमें भर लिया अपन ने मान लो CuSO4, इसमें भर लिया AgNO3। 2 इलेक्ट्रोड ये हो गए, ये लो, और 2 इलेक्ट्रोड ये रहे। चलते चलते पूछ लेते हैं इलेक्ट्रोड क्या होता है, जवाब दे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, बाकी पढ़ाया हुआ है आपको। ये लो, हो गया भाई। अब यहां पर ये एनोड है, ये कैथोड, ये एनोड, ये कैथोड। अब मैं कह रहा हूं कि भाई मैंने एनोड पे क्या जमा हो रहा है मुझे नहीं मतलब, मैं बात करूंगा केवल कैथोड पर। भाई मेटल कहां जा रहा है, कैथोड पर। धातु पॉजिटिव चार्ज है, कहां जमा होगा, कैथोड पर। मैं कैथोड पे जो जमा हो रहा है उसकी चर्चा करूं। भाई इस पे क्या जमा होगा और इस पे क्या जमा होगा, तो भाई इस पे कौन जमा होगा, कॉपर जमा होगा, और इस पे कौन जमा होगा, Ag जमा होगा। सीधी सीधी बात होगी, ठीक है। तो यहां क्या लिखेंगे अपन, यहां निक्षेपित पदार्थ W कौन है, कॉपर, ठीक है। निक्षेपित पदार्थ की मात्रा क्या रहा, अनुपात, दूसरा कौन है, Ag। ये किसके बराबर है, ये बराबर है ECU अनुपात EAg, या फिर मैं इसको यूं लिखूं WCU, यानी कॉपर की मात्रा, निक्षेपित कॉपर की मात्रा बटे निक्षेपित Ag की मात्रा बराबर है तुल्यांकी भार ऑफ कॉपर बटे तुल्यांकी भार ऑफ Ag। यही है ना, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये अपना फॉर्मूला। W बराबर क्या हो गया, E। क्लियर है ना बात, यानी कॉपर की जो निक्षेपित मात्रा होगी वो किसके बराबर होगी, कॉपर के तुल्यांकी भार की, और सिल्वर की जो निक्षेपित मात्रा होगी वो किसकी होगी, सिल्वर के तुल्यांकी भार की, और इनका अनुपात जो है वो तुल्यांकी भारों का अनुपात के बराबर होता है। क्लियर हो गई बात ये। यदि फिर भी कंफ्यूजन हो तो वीडियो को आप थोड़ा सा पीछे स्क्रॉल करें, एक बार फिर से देखें, आपके आराम से क्लियर हो जाने वाला है। चलिए, तो ये रहा अपना फैराडे का सेकंड लॉ। अब सेकंड लॉ को ही थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और इसको फर्स्ट लॉ में मर्ज कर देते हैं। फर्स्ट लॉ में कैसे मर्ज करने वाले हैं देखिएगा। यहां पर आपने ये चेक किया W, तो Cu मैंने ये लिखा ना, तो यहां अपन ऐसा मान लेते हैं भाई CuAg तो पर्टिकुलर एग्जांपल है, तो ये ले लिया अपन ने W1 बटे W2 बराबर E1 बटे E2। 1 1 1 2 1 2 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इनकी भी कोई समस्या नहीं रही, कॉमन एग्जांपल हो गया। अब W1, अब फैराडे का पहला नियम लगाओ। W बराबर क्या होता है भाई, ZIT, तो W1 बराबर क्या होगा, Z1IT। तो W1 के लिए लिखो अब आप Z1IT। अब देखो I में I1 नहीं लिख रहा, T में T1 नहीं लिख रहा, क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि सीरीज क्रम में क्या होता है, I बराबर T बराबर, तो चाहे कोई भी सेल हो, और ये Z2IT बराबर क्या रह गया भाई, E1 E2। IT से IT कैंसिल हो गया, क्या बचा, Z1 बटे Z2 बराबर E1 बटे E2। ये रहा ना, ये अपना किस में संबंध हो गया, ये तो हो गया अपना तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट, और ये कौन है, Z, केमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, ठीक है। तो इनमें यदि अपन डायरेक्ट संबंध निकालें तो अपन लिख सकते हैं भाई Z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है E के। क्लियर हो गई बात। यह है अपना फैराडे का सेकंड लॉ, और यहां पर अपन ने निकाला फैराडे के फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ दोनों में संबंध, और साथ ही साथ देखा अपन ने इलेक्ट्रो जो केमिकल इक्विवेलेंट है और केमिकल इक्विवेलेंट वेट, और साथ ही साथ केमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट, इन दोनों में रिलेशन देख लिया है। लीजिए क्वेश्चंस लिखा मैंने यहाँ पर, एक क्वेश्चन है अपने लिए। कॉपर सल्फेट के विलयन को 1.5 एम्पीयर की धारा से 10 मिनट तक विद्युत अपघटन किया जाता है, ठीक है। कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान क्या होगा, इसके लिए देखो क्या करना है। सबसे पहले जब भी न्यूमेरिकल्स है तो न्यूमेरिकल्स में कभी भी हड़बड़ाहट नहीं करनी, अपने को तसल्ली से देखना, और गिवन क्या क्या है पहले तो वो देखो। गिवन क्या क्या है भाई, कॉपर सल्फेट दिया है, और कितना है, विद्युत धारा की मात्रा I बराबर कितनी है भाई, 1.5 एम्पियर है, पहली चीज हो गई। समय दे रखा है भाई T बराबर क्या है, 10 मिनट,
और 10 मिनट को सेकंड में चेंज कर लो तो कितना हो गया 1060 इंटू 10 इज इक्वल टू 600 सेकंड हो गया भाई ये। अब क्या कह रहा है ये, कॉपर सल्फेट के विलयन में 1.5 एम्पियर की धारा को 10 मिनट तक विद्युत अपघटन करवाया जाता है, कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो भाई कॉपर सल्फेट लिया, अब यहां पर कहानी अब देखनी है। कॉपर सल्फेट, मैं क्या कह रहा हूं, कैथोड पर कौन जमा होता है, कैटायन। कैथोड पे धातु जमा हमेशा। तो यहाँ कॉपर सल्फेट है, ये किस में डिसोसिएट होता है भाई, Cu2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। अब इसको भेजो कहां पर, इसको भेजो कैथोड पर। तो कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होगी भाई, एट कैथोड क्या रहना है, Cu2 प्लस आयन कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ये खास बात बताई थी मैंने, 2 इलेक्ट्रॉन। और क्या बनाएगा, Cu का 1 मोल बनाएगा, यानी कितने मोल चार्ज ट्रांसफर होंगे, 2 मोल। और बनेगा कितना, डिपॉजिट कितना होगा, 1। यही खास बात है, ठीक है। तो यहां पर 2 मोल। अब यहां अपने सीधा सीधा अपने आगे इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज वाली कितनी बात होगी, वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया, सीधा सीधा दिख रहा है अपने को, कितना हो गया, 2 हो गया। सीधा फॉर्मूला लगाओ अपना, W बराबर ZIT। Z बराबर क्या भी, Z बराबर अपन कहते हैं अणुभार या परमाणु भार, जो भी है जिसका भी दिया हुआ है उसी का लेंगे अपन। तो अणुभार परमाणु भार बटे फैराडे। फैराडे की अगले ने वैल्यू दी है 96,487, 96,500 मत चिपका देना। अब अगला दे ना तब तो उतनी लिखनी, नहीं दे तब तो अपना 96,500 है। तो यहां पर F हो गया, पास में क्या रखते हैं इसके, वैलेंसी फैक्टर इंटू I इंटू T। लो साहब सब कुछ है अपने पास। कॉपर का कितना है भाई, 63.5 होता है, अगले ने 63 दिया, कोई दिक्कत नहीं, 63 लिख देते हैं ग्राम पर मोल, ठीक है। इंटू I कितना, IT तो साथ में आई गया भाई, अच्छा I ये रहा 1.5 एम्पियर, और T कितना भाई 600 सेकेंड, ठीक है। अपॉन ये कितना दिया हुआ है 96,487 कूलाम इंटू वैलेंसी फैक्टर कितना 2, ये लो। और कुछ नहीं बाकी, अब आपके सामने इसे काटो पीटो हल करो, आपके पास उत्तर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में अपन ने पढ़ा है, यहां पर पहले नियम का डिसेक्शन किया और सेकंड लॉ ऑफ फैराडे पढ़ा है। इसके बाद आगे की कक्षाओं में भी अपन क्या करेंगे, एक पूरी कक्षा, पूरी की पूरी कक्षा न्यूमेरिकल की नहीं लेंगे, हर कक्षा में एक एक न्यूमेरिकल ले लेंगे, तो अपने न्यूमेरिकल्स भी हल हो जाएंगे और पीछे का जो भी पढ़ा है वो याद भी रह जाएगा। लेकिन अगली क्लास जो इलेक्ट्रो की आने वाली है, 7th चैप्टर जो आने वाला है, 7th लेक्चर जो आने वाला है इलेक्ट्रो का, बहुत 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 ज्यादा महत्वपूर्ण आने वाला है। मैं बात करूंगा कंडक्टिविटी की, कंडक्टेंस की, ये सारी की सारी चीजें, मोलर कंडक्टिविटी है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास आने वाली है अगली। तो आप बने रहिए केमिस्ट्री धाम के साथ में, पढ़ते रहिए। अभी अपन पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मिलते हैं अपन पुनः अगले टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।